सरकार से। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको बता दें कि नवीन जिंदल, जो कि उद्योगपति हैं, कारोबारी हैं, कांग्रेस के सांसद रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस से इस्तीफा देकर नवीन जिंदल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुरुक्षेत्र की जनता से खास लगाव, ये कहा नवीन जिंदल ने, और साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश का सपना साकार किया है। 10 सालों से कांग्रेस सक्रिय नहीं थी। जो भी जिम्मेदारी अब बीजेपी में मिलेगी उसे मैं निष्ठा से पूरी करूंगा, निभाऊंगा। ये बात नवीन जिंदल ने बीजेपी में शामिल होने के दौरान कही। ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। बड़े कारोबारी हैं नवीन जिंदल देश के, और पहले कांग्रेस में रहे लंबे वक्त तक, कांग्रेस से वो सांसद भी रहे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं नवीन जिंदल, और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कामों से प्रभावित होकर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें देगी उस जिम्मेदारी को वो पूरे मन और शिद्दत से निभाएंगे। दीपक शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक, नवीन जिंदल बड़ा नाम, एक वक्त पर कांग्रेस में एक हैवीवेट नेता के तौर पर उनको देखा जाता था, लेकिन अब कांग्रेस से अलगाव हुआ और बीजेपी के करीब हो गया, आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। जी बिल्कुल, नवीन जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और अगली एक और बड़ी खबर की बात करें तो नवीन जिंदल को उम्मीदवार भी बना दिया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी की अभी सूची आई है उसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा से नवीन जिंदल को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया है। नवीन जिंदल की बात करें तो यूं तो एक बड़ा परिवार है, कांग्रेस में रहे हैं लंबे समय तक खुद नवीन जिंदल, उनकी मां सावित्री जिंदल और उनके पिता ओपी जिंदल, ये सभी कांग्रेस में रहे हैं। खुद ओपी जिंदल की बात करें तो वो अगर बात करें तो मंत्री रहे थे। खुद उनकी माता सावित्री जिंदल भी हरियाणा से कांग्रेस में सरकार में मंत्री रही थी। वहीं अगर बात करें नवीन जिंदल, जो कि कुरुक्षेत्र से सांसद थे कांग्रेस के, हालांकि 10 वर्षों से राजनीति से दूर थे, और आज वो भाजपा में शामिल हुए और शामिल होते ही कुछ ही देर में जो बीजेपी की सूची आई है उसमें नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा से उम्मीदवार बनाया गया है। जी बिल्कुल, क्या इस मौके पर कहा नवीन जिंदल ने? कांग्रेस से अलगाव की कुछ वजह बताई? मुझे लगता है शायद दीपक से संपर्क टूट गया, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी खबर है कि नवीन जिंदल ने बीजेपी ज्वाइन की और आज ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और आज ही नवीन जिंदल को उम्मीदवार बना दिया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में होंगे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है और कंगना रनौत को मंडी से उम्मीदवार बनाया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिला है और मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाया गया है। अब से कुछ देर पहले ये सवाल मैंने पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल जयराम ठाकुर से भी किया था मंडी लोकसभा सीट को लेकर कि वहां से उनकी उम्मीदवारी होगी या कंगना रनौत की। ना उन्होंने अपने को एक कार्यकर्ता बताया था, लेकिन कंगना रनौत की उम्मीदवारी पर उन्होंने कहा था कि हाँ वो भी दौड़ में हैं, उनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। और अब देखिए 1 घंटे के भीतर ही जो लिस्ट जारी हुई है उसमें कंगना रनौत अभिनेत्री, उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है मंडी लोकसभा सीट से। आपको मैं ये बता दूं कि कंगना रनौत मंडी की ही रहने वाली हैं और काफी वक्त से वो प्रो बीजेपी एक्टिव नजर आती हैं। अब उन्हें बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है मंडी लोकसभा सीट से। एक और बड़ा डेवलपमेंट मेरठ सीट को लेकर, जहां से राजेंद्र अग्रवाल सांसद थे, अब अरुण गोविल को टिकट दिया गया है। अरुण गोविल की पहचान घर घर में रामायण से होती है। रामायण में राम का किरदार अरुण गोविल जी ने निभाया था। मेरठ के ही वो रहने वाले हैं और अब मेरठ की लोकसभा सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उन्हें बना दिया है। अब आप ये समझिए कि मंडी में जो टक्कर है, मंडी में अभी मौजूदा सांसद पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह हैं, जिन्होंने उपचुनाव मंडी का जीता था। अब वहां से बीजेपी ने कंगना रनौत को चुनाव मैदान में उतारा है और मेरठ की लोकसभा सीट से अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। मेरठ में 2-3 नामों पर चर्चा चल रही थी, जैसे राजेंद्र अग्रवाल। हालांकि ये माना जा रहा था कि इस बार उनकी उम्र के चलते उनका नाम बाहर हो जाएगा, उनका टिकट कट सकता है, और एग्जैक्टली हुआ यही। लेकिन ये भी उस वक्त चर्चा चल रही थी कि अरुण गोविल के अलावा कुमार विश्वास का नाम भी चल रहा था कि शायद उन्हें बीजेपी मेरठ से अपना उम्मीदवार बना सकती है। लेकिन फाइनल मुहर अरुण गोविल के नाम पर लगी है। जो 5वीं लिस्ट बीजेपी ने अभी जारी की है उसमें अरुण गोविल को मेरठ से उम्मीदवार बनाया गया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं।
और पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है। इस बात की संभावना पहले से ही बन रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अपने जो कार्यकाल रहा वरुण गांधी का, उसमें उनके कई स्टेट्समैन ऐसे रहे। वरुण गांधी जो कि पीलीभीत से सांसद रहे थे, उनको लेकर चर्चा थी कि इस बार उनका टिकट कट सकता है। एग्जैक्टली हुआ भी यही, टिकट काट दिया गया है उनका, वरुण गांधी का। और पिछले दिनों एक वीडियो भी बड़ा चर्चाओं में रहा था, जो हमने दिखाया था वीडियो आपको, जिसमें वरुण गांधी के सेक्रेटरी नॉमिनेशन पेपर्स लेकर आ रहे थे। पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दिया गया है। इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। जितिन प्रसाद कांग्रेस में हुआ करते थे, कुछ वक्त पहले बीजेपी में शामिल हुए, फिर विधायक बने। अब उन्हें टिकट दिया गया है पीलीभीत लोकसभा सीट से। वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया, यह भी ब्रेकिंग न्यूज है। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया है, सुल्तानपुर से। हालांकि ये इस तरह के प्रेडिक्शंस थे, इस तरह की आशंकाएं थी कि न सिर्फ वरुण गांधी का, बल्कि हो सकता है कि मेनका गांधी का टिकट भी काट दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वरुण गांधी का टिकट कटा है, लेकिन मेनका गांधी को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से वापस उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है। वो अभी सुल्तानपुर का ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं और अब बीजेपी की 5वीं जारी की गई इस लिस्ट में मेनका गांधी सुल्तानपुर से ही उम्मीदवार बनाई गई हैं। इसके अलावा संबित पात्रा, मैं कुछ हैवीवेट नामों की बात कर रहा हूं। संबित पात्रा की मैं बात करूं तो संबित पात्रा को पुरी से उम्मीदवार बनाया गया। एक और बड़ा डेवलपमेंट है अतुल गर्ग। अतुल गर्ग यानी कि जनरल वीके सिंह अब गाजियाबाद से उम्मीदवार नहीं होंगे। पिछले 2 टर्म से लगातार जनरल वीके सिंह गाजियाबाद से चुनाव जीत रहे थे और दोनों बार उनको सेंटर में मिनिस्टर भी बनाया गया, लेकिन इस बार इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि शायद जनरल वीके सिंह का टिकट काटा जा सकता है और एग्जैक्टली हुआ वही। अतुल गर्ग को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है गाजियाबाद से। यानी कि आप ये समझिए कि गाजियाबाद और मेरठ दोनों, जो सब लगभग एक ही बेल्ट है, दोनों में अपने उम्मीदवार बीजेपी ने बदल दिए हैं। मेरठ से राजेंद्र प्रसाद का टिकट कटा है, राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटा है, और गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट गया है। महिमा चौधरी मेरी सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ गई हैं। महिमा, ये लिस्ट थोड़ा सा चौंकाने वाली है, क्योंकि कई बड़े नाम हैं और कई बड़े नाम हटा दिए गए। जिस तरीके से हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को ये बताना चाह रहे थे कि मौजूदा सांसदों की टिकट जो है वो काटी जा सकती है, जिस तरीके से आपने भी बताया कि गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह की जो टिकट है वो काटी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें मेरठ की, तो कल से इंडिया न्यूज यही बात कह रहा था कि अरुण गोविल को, तो इंडिया न्यूज की खबर पर, सही खबर पर मोहर लग जाती है। मेरठ से अरुण गोविल को मिलता है। खास तौर पे अगर ध्यान दिया जाए तो पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट जाता है और जितिन प्रसादा को मिलता है। तो आप देखिए कि मौजूदा सांसद जो रहे हैं उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दिया है। कुछ नए नाम जो है वो सामने निकल कर आए हैं। अगर हम सहारनपुर की बात करते हैं तो राघव लखनपाल, इंडिया न्यूज ने कहा था कि राघव लखनपाल को टिकट दे सकती है भारतीय जनता पार्टी। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को मिला है, मेरठ से अरुण गोविल को दिया गया है। और अतुल गर्ग, जिस तरीके से आपने कहा था, क्योंकि कुछ ही देर पहले जनरल वीके सिंह यानी यूनियन मिनिस्टर वीके सिंह ने ट्वीट कर भी बताया था कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उनकी जगह पर अतुल गर्ग को दिया गया है। अलीगढ़ से सतीश गौतम को दिया गया है, हाथरस से अनूप वाल्मीकि को दिया गया है, बदायूं से भी स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी मौजूदा सांसद थी। कुछ बयान की चलते कल से हम लोग यही कह रहे थे कि केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक हुई है उसमें 25 सीटों में से कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि बहुत अहम रूप से डिस्कस की जाएंगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में। तो उसमें से अगर हम बात करते हैं बदायूं की, तो शाक्या को यहाँ से टिकट मिल गया है। तो ऐसी कई सीटें हैं, क्योंकि सुल्तानपुर की अगर हम बात करते हैं तो मेनका गांधी को टिकट मिला है। लगातार हम लोग यही बात कह रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट कट सकता है और मेनका गांधी को ये टिकट दिया जा सकता है। तो तमाम नाम जो इस लिस्ट में निकल के सामने आए हैं, 111 ऐसे नाम हैं जिसमें से कई मौजूदा सांसद जो हैं उनका टिकट काटा गया है और भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे नए चेहरों को उतारा है। क्योंकि अरुण गोविल पिछले 5 साल से काम कर रहे थे। हालांकि मेरठ की जो सीट
सीट है वो ब्राह्मण सीट कही जाती है। और अगर हम बात करें रोहित गाजियाबाद की, तो ठाकुर सीट है। तो कितना चैलेंजिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए रहेगा, क्योंकि अतुल गर्ग जो है वो एमएलए रहे हैं। तो आप किस तरीके से, क्योंकि ठाकुर सीट है तो अतुल गर्ग को उतारना कितना फायदेमंद रहेगा। हालांकि बैस्टियन कहते हैं गाजियाबाद की सीट को भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इस बार जाति को चेंज करके एक नया मैसेज जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो देखना ये होगा कि क्या 370 जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उस पर खरा उतर पाती है। क्योंकि जिस तरीके से नाम चेंज किए गए हैं और मौजूदा सांसदों की टिकट काट के नए चेहरों को रण में उतारा गया है। रोहित, आशीष मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आशीष, कौन से हैवीवेट कैंडिडेट्स हैं इस लिस्ट में? 111 उम्मीदवार हैं इस लिस्ट में और कई बड़े नाम हैं जिनको इस लिस्ट में जगह मिली है। देखिए रोहित भाई, सबसे इंपॉर्टेंट नाम दो है। कंगना रनौत का नाम है जो मंडी से है, और मेरठ से जो नाम है वो अरुण गोविल का है। जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उनको किस तरीके से वो वहां गए थे, राम सीता लक्ष्मण वहां पर जाके उनको किस तरीके से पूज रहे थे लोग, उसका क्रेडिट और उसका फायदा उठाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और मेरठ से प्रत्याशी बनाया है अरुण गोविल को। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार की सीटों की चर्चा अभी तक नहीं हुई है। बिहार में पश्चिमी चंपारण से संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम है, पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है सारण से राजीव प्रताप रूडी को फिर से टिकट दिया गया है, उजियारपुर से नित्यानंद राय को टिकट दिया गया है, बेगूसराय से गिरिराज सिंह को फिर से टिकट दिया गया है, पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद को टिकट दिया गया है, पाटलिपुत्र से राम कृपाल यादव को टिकट दिया गया है, आरा से आरके सिंह जो ऊर्जा मंत्री उनको टिकट दिया गया है। तो ये जो तमाम नाम, सासाराम से दिया है शिवम राम को टिकट दिया गया है। ये जो बिहार के 4-5 अहम नाम हैं जिनको दोहराया गया है, उन पर भरोसा किया गया है, ये तमाम नाम है। क्योंकि सारण सीट जैसी बात हो रही थी, राजीव प्रताप रूडी के सामने रोहिणी आचार्य को उतारा जा सकता था, तो वो तमाम जो चर्चा थी, सियासत थी, बिहार एनडीए में तमाम सीटों के लिए सीट शेयरिंग का जो फार्मूला पिछले दिनों तय हुआ था, उसमें बीजेपी ने अपने बिहार के करीब 21 नामों का 23 नामों का ऐलान कर दिया है। बिहार के 17 जी बिहार की करीब 17 नाम, वो लिस्टिंग ऊपर से है, 17 नाम करीब ऐलान कर दिया है। तो बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने 111 जो नामों की लिस्ट ये जारी की है, इसमें कई चौंकाने वाले नाम हैं और इन नामों से साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से हम लगातार खबरें चला रहे थे कि मंडी से आज ही हम जयराम ठाकुर से आप इंटरव्यू ले रहे थे, तो ये नाम चल रहा था कि मंडी से क्या कंगना रनौत होंगी। तो आज वो ये सवाल पूछा था आशीष 1 घंटा पहले अभी अपने शो में। मैंने सवाल जयराम ठाकुर से पूछा भी था कि भाई मंडी सीट को लेकर बहुत स्पेसिफिकली मैंने पूछा था, क्योंकि मंडी के ही जयराम ठाकुर भी हैं, तो उनकी भी उम्मीदवारी थी। मैंने पूछा उनसे कि भाई आपकी उम्मीदवारी है या नहीं, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, संगठन के लिए काम करूंगा। मैंने पूछा कि कंगना रनौत की उम्मीदवारी है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं कि ना नुकुर टाइप कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल उनका नाम भी चर्चाओं में है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था वो 1 घंटे बाद लिस्ट में दिख गया। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात रोहित भाई ये है कि कुरुक्षेत्र से अब ये नवीन जिंदल को टिकट दी गई है, जो अभी बीजेपी शामिल किए, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, उसके बाद सीट में उनका नाम था, यानी कि लगभग फाइनल था कि किसको आना है, किसका टिकट कटना है। सबसे इंपॉर्टेंट चौंकाने वाला नाम है मेनका गांधी का, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था कि उनकी टिकट लगभग कट जाएगी, जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार में उस तरीके से नहीं थी, उनके बेटे का पीलीभीत से टिकट काट कर जितिन प्रसाद को दे दिया गया है, तो इस तरीके से लग रहा था कि बेटे और मां दोनों का टिकट कटेगा। लेकिन अब पता नहीं क्या बीजेपी ने देखा और ऐन समय पर ये नाम बदल दिया गया और मेनका गांधी को चुनाव लड़वाने का फैसला किया गया। बिल्कुल 2 और नाम हैं आशीष जिनका मैं जिक्र करना चाहूँगा। अगर मैं वेस्टर्न यूपी की बात अगर मैं करूँ तो मेरठ से अरुण गोविल को टिकट मिला है, लेकिन राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटा गया है, जो कि लंबे वक्त से सांसद थे और हालांकि उनकी उम्र ज़्यादा है, लेकिन ये माना जा रहा था कि क्योंकि संघ से करीबी हैं वो, तो हो सकता है शायद टिकट बचा लेने में कामयाब हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा जनरल वीके सिंह को भी इस बार मौका नहीं दिया गया। 2 टर्म रहे, दोनों टर्म में वो सेंटर में मिनिस्टर बने और तीसरे टर्म में नाम गायब। ये तो है ही। साथ में देखिए
किस तरीके से बीजेपी की रणनीति है कि अभी थोड़ी देर पहले कानपुर के सत्यदेव पचौरी जो है उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और उसके बाद अभी लिस्ट जारी हो जाती है और इसमें कानपुर से नाम है रमेश अवस्थी का। तो ये चौंकाने वाली बात है कि बीजेपी किस रणनीति से आगे धीरे धीरे बढ़ रही है, और उसको पता है कि किससे कैसे मनाना है, कहां पर टूट ना हो, फूट ना हो, और प्रत्याशी जो है वो नाराज ना हो और पार्टी को उसका नुकसान ना हो, क्योंकि कानपुर बहुत अहम सीट है बीजेपी के लिए। और देखिए कितनी आसानी से प्रत्याशी को मना दिया। गुजरात में अभी पिछले दिनों की बात है, बीजेपी ने नाम अनाउंस किए, उसके बाद प्रत्याशियों ने टिकट वापस कर दिया, मतलब कोई नाराजगी नहीं। और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, जिसे इंडिया गठबंधन भी कह रहे हैं, कितनी टूट फूट, और अभी तक वो फाइनल नहीं कर पा रहे कि किसको लड़ना है, किसको लड़वाना है, कौन प्रत्याशी बनेगा कौन। हालांकि उन्होंने कुछ नाम अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, लेकिन वो वही सीटें हैं जो लगभग चाहे कांग्रेस की सीटें हो या आरजेडी की सीटें हो, वही सीटें हैं लगभग जिन पे उनका दावा मजबूत है और उनको लगता है कि मेरा प्रत्याशी यहाँ से होगा। तो ये तमाम चीजें हैं, बीजेपी बड़ी ही फूक कर एक कदम, एक सीट पर विश्लेषण करके। एक मिनट आशीष, एक नाम और है आशीष, एक नाम और है दिलचस्प, मैं देख रहा हूँ, रणजीत चौटाला, जिनको इनका भी आज था कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, रणजीत चौटाला, और अब देखिए नाम आ गया टिकट में, हिसार से टिकट दिया गया उनको। जी जी जी, ये हरियाणा की पॉलिटिक्स अब पिछले दिनों देखिए किस तरीके से पूरी सरकार ही बदल गई। सरकार कह रहे मतलब सीएम ही बदल गए, पूरा मंत्रिमंडल बदल गया, और उसके बाद जो सीएम थे उनको चुनाव लड़वाने की बात सामने आ गई। तो तमाम ये जो चीजें हैं, बीजेपी कितनी एक मंत्रिमंडल विस्तार होता है, कहीं किसी को मंत्री बना दिया जाता है, कोई एमएलसी बना दिया जाता है। और यूपी में तो देखिए जितिन प्रसाद जो मंत्री हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, उनको पीलीभीत से, क्योंकि उनका जो क्षेत्र है वो धौराहरा है, और वहां से उनको पीलीभीत शिफ्ट किया गया है कि अब आइए और आप यहां से चुनाव लड़िए। तो एक और आशीष, एक और मैं लिस्ट देखता जा रहा हूं, इसलिए मुझे नाम पता चल रहे हैं। एक तो मैंने अभी रंजीत चौटाला की बात की, जितिन प्रसाद की भी हमने बात की, अभी एक और नाम है मेरी नजर में, झारखंड में सीता सोरेन। बहुत सीता सोरेन अभी शामिल हुई है बीजेपी में, और उनको भी टिकट दे दिया गया है। ये हेमंत सोरेन की भाभी हैं। नाम था, क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी है, तो जैसे मैं ऊपर नीचे करता हूं तो अहम नाम जो दिखाई देते हैं उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। सीता सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन से इतना नाराज हैं, उनका बस चलता तो सरकार गिरा देती। उन्होंने बोला भी था, मुझे अच्छे से याद है कि अगर मेरा मुंह मत खुलवाइए, मेरा मुंह खुल गया तो आप समझ लीजिए कि भूचाल आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने तमाम ऐसे आरोप लगाए, लेकिन सरकार चंपई सोरेन की बनी। इसके बाद जो है सीता सोरेन का तो लगभग ये तय था कि वो बीजेपी में जाएंगी, तो अब उनको टिकट भी मिल गया। यानी कि क्या डील हुई है, और आगे आने वाले समय में क्या वो कुछ तोड़ टूट फूट करेंगी जेएमएम में, ये तमाम चीजें हैं। और किस तरीके से ये पूरी रणनीति के तहत किनको पार्टी में लेना है और किनकी टिकट काटनी है, ये बीजेपी बहुत ही रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रही है। यही बात हम कर रहे हैं। आप देखिए अरुण गोविल की बात हम कर रहे थे, अब पूरे यूपी में राम मंदिर बन गया, दर्शन कर रहे हैं लोग जाके, वहां पर लाखों की भीड़ वहां पर रोज पहुंच रही है। लेकिन जो अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं और दलित पिछड़ा की बात करते हैं, तो लोगों को लगा कि हाँ भाई बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं। लेकिन अरुण गोविल का नाम दोबारा सामने ला करके, मतलब चुनाव लड़वा के एक तरीके से, तो ये फिर से एक तरीके से राम वाली बात, राम मंदिर वाली बात। और उनको, क्योंकि अरुण गोविल जहां जाते हैं, चाहे वो एयरपोर्ट जाएं, चाहे जहां जाएं, उनके तुरंत लोग पैर छूने लगते हैं। हाँ। उनमें भगवान राम की प्रतिमा देखते हैं। हाँ। तो उनका नाम अचानक से इस फेज में आने के बाद, और उनका अगर ये चुनाव अगर वो लड़ रहे हैं, तो एक तरीके से मैसेज देने की कोशिश है कि ये जो ये वोटर है, राम की जो लहर है, उसका फायदा अरुण गोविल के जरिए उठाने की एक और खास बात है जो अरुण गोविल को कनेक्ट करती है, वो ये है कि वो मेरठ के ही रहने वाले हैं। अरुण गोविल मेरठ के ही रहने वाले हैं। तो एक चीज और ये चीज है जो उनको कनेक्ट करती है। लेकिन एक और नाम है आशीष, क्योंकि बिहार की लिस्ट का हमने जिक्र तो किया, लेकिन बिहार में बक्सर की बात हमको करनी होगी। अश्विनी चौबे का टिकट यहां से काट दिया गया है। अश्विनी चौबे जो अपनी बयानबाजियों को लेकर बड़ा चर्चाओं में रहे थे, अब बक्सर से उनका टिकट काटा गया अश्विनी चौबे का। सेंटर में मिनिस्टर रहे अश्विनी चौबे, लेकिन टिकट काट के मिथिलेश तिवारी को दे दिया गया। तमाम ऐसे नाम हैं जिन लोगों को या तो टिकट काट दी गई है रोहित भाई, या फिर उनको समझा लिया गया है, मना लिया गया है, और उनसे ही कहलवाया जा रहा है कि भाई देखिए हम इस बार चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, और बीजेपी आला कमान जेपी नड्डा साहब जो कहेंगे
वो हम करेंगे, उनका आदेश का पालन करेंगे, हमारा मन चुनाव लड़ने का नहीं है। तो तमाम लोगों को समझा लिया गया है, कुछ लोगों को मना लिया गया है, कुछ लोग जो बहुत ज्यादा नाराज हैं वो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में, बहुत कम है 0.1% जो लोग हैं जो पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और जिनको टिकट दे दी गई है सोचिए, और उनकी जगह सीट का प्रत्याशी बदलना है तो उनसे ही कहलवाया जा रहा है कि भाई साहब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कितनी तरीके से मान मनौवल और बड़े ही क्या कहते हैं सुलझे दिमाग से बीजेपी जो है अपने प्रत्याशियों को सेट कर रही है। और क्योंकि चुनाव बहुत लंबा है रोहित भाई, चुनाव बहुत लंबा है, अभी 2 महीने हैं चुनाव के, तो अभी जो विपक्षी जो हैं मुझे लगता है कि वो भी फूक फूक पर कदम रख रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि प्रत्याशी अभी देखिए बीएसपी के प्रत्याशी, आज ही 2 लिस्टें जारी हो गई बीएसपी की, एक 16 कैंडिडेट की, एक 9 कैंडिडेट की। तो बीएसपी भी मैदान में है, जाति समीकरण उनका भी है, समाजवादी पार्टी का भी जाति समीकरण है, वो पीडीए की बात करते हैं, और बीजेपी भी देखिए चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जाति समीकरण बिठाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहाँ जाति समीकरण क्या बैठ रहे हैं। अब कानपुर की बात मैं आपको बताता हूँ, अजय कपूर जो कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता हैं, कई बार वो वहां पर जो है विधायक बने, गोविंद नगर सीट से विधायक रह चुके हैं, महासचिव थे कांग्रेस में, उनको वहां से बीजेपी में शामिल करवा लिया जाता। उम्मीद थी कि अजय कपूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अजय कपूर क्योंकि एक गोविंदपुरी जो विधानसभा सीट है वहां ही उनका क्या कहते हैं वर्चस्व था। अब बीजेपी ने पूरे कानपुर की बात आई तो उन्होंने एक नया प्रत्याशी वहां से डाल दिया। तो बीजेपी जरूरी नहीं कि जो पार्टी में आ रहा है, जो विधायक आ रहे हैं या फिर जो अपने कार्यकर्ता लेके आ रहे हैं उनको टिकट दे ही दे। बीजेपी जाति समीकरण बिठा करके तमाम चीजें कर करके और वो प्रत्याशी बांट रही है, और जहां लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है तो वहां चेंज भी कर रहे हैं प्रत्याशी। रोहित भाई ठीक है आशीष, साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी लिस्ट है बीजेपी की, 111 नाम है इस लिस्ट में शामिल, और इस लिस्ट ने हैरान कई उम्मीदवारों को किया जो अपनी टिकट की उम्मीद लगाए बैठे थे। और एक बंगाल की बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो आशीष बोलो। बंगाल की बात इस लिस्ट में नहीं होगी तो बात अधूरी रह जाएगी रोहित भाई। समझिए, बंगाल में आप अमृता राय को टिकट मिलती है, देवाशीष चौधरी की, तापस राय कलकत्ता उत्तर से तापस राय की टिकट मिलती है। तो तमाम जो नाम है, ये दिलीप घोष वर्तमान दुर्गापुर से दिलीप घोष, इसके अलावा अग्निमित्र पॉल मेदिनीपुर से, ये जो तमाम सीटें हैं, आरामबाग से रूपकांत दीगर, ये करीब यहाँ भी करीब 15 से 20 प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। तो बंगाल, क्योंकि बीजेपी के लिए बंगाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल के भी प्रत्याशियों का ऐलान इसमें हो गया है। तमाम इसमें नाम है, अर्जुन सिंह बैरकपुर से अर्जुन सिंह का नाम है इसमें। हाँ, अभी आए हैं वो। जी। तो ये तमाम बीजेपी ने तमाम इन लोगों का नाम घोषित किया है। बंगाल के प्रत्याशी हैं, उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी हैं, तेलंगाना के प्रत्याशी हैं, इसमें सिक्किम है, राजस्थान के कई लोग नाम। मंजू शर्मा को जयपुर से प्रत्याशी बनाया गया है, भगीरथ चौधरी को अजमेर से प्रत्याशी बनाया गया है, और इसके अलावा प्रियंका बालन को श्री गंगानगर सीट से प्रत्याशी बनाया गया है, शुभकरण चौधरी को झुंझुनू से प्रत्याशी बनाया गया है, राव राजेंद्र सिंह को जयपुर ग्रामीण से प्रत्याशी बनाया गया है, जहां से राजेंद्र राठौर प्रत्याशी थे और अब वो डिप्टी सीएम है। उनको ये लग रहा था कि उनको कमान दी जाएगी, लेकिन 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, और राजस्थान में केंद्रीय मंत्री थे राज्यवर्धन सिंह राठौर, और उनको शिफ्ट किया गया वहां से। अब वहां पे जयपुर ग्रामीण जो उनकी सीट थी, वहां राव राजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा उड़ीसा के भी कुछ नाम है, संदीप पात्रा को पूरी से फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, जहां से वो चुनाव हार गए थे पिछली बार मोदी लहर में हार गए थे। हाँ, मोदी लहर में हार गए, ये बड़ी बात थी, और तमाम उनके मीम्स और सोशल मीडिया पे तमाम उनके खिलाफ चीजें चली, लेकिन वो प्रवक्ता है बीजेपी के। और इसके अलावा अपराजिता सारंगी जो बड़े लीडर हैं, उनको बनाया गया है, भुवनेश्वर से प्रत्याशी बनाया गया है। और इसमें जो सब केंद्र पाड़ा बैजयंत जय पांडा, जिनका पिछले साल मुझे याद अच्छी तरीके से हवाई जहाज पे उसका कैंपेन ट्रेल मैंने ही बनाया था चुनाव प्रचार, और इस बार फिर से उनको बैजयंत पांडा को टिकट दी गई है। तमाम लोग हैं जिनको प्रत्याशी बनाया गया है इस बार, और प्रताप चंद सारंगी को भी प्रत्याशी बनाया गया है, और जो सुंदरगढ़ है
उड़ीसा का ज्वेलो राम, उनको फिर से मौका दिया गया है। जो राउरकेला का इलाका है सुंदरगढ़, वहां पर ज्वेलो राम को धर्मेंद्र प्रधान संबलपुर से, धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको भी मौका दिया गया है। वो वहां से संबलपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो ये महाराष्ट्र के भी 3 नाम, क्योंकि वहां महाराष्ट्र में देख रहे हैं आप किस तरीके से शिंदे गुट है, बीजेपी है, राज ठाकरे की पार्टी भी शामिल हो रही है इसमें, और उसके अलावा अजित पवार की पार्टी एनसीपी जो तोड़ कर वो लाए हैं, उनके प्रत्याशी को भी उनके भी प्रत्याशियों को उस लिस्ट में लाना है। लेकिन फिर भी बीजेपी ने 3 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। भंडारा गोदिया से सुनील बाबूराव मेंढे, और गढ़चिरौली चुमूर से अशोक महादेव, और चोलापुर से राम सातेपुते, इनका जो है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम मैं आपको बताऊंगा तो आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है केरल का वायनाड, जहां से राहुल गांधी चुनाव मैदान में है, वहां से के सुरेंद्रन को प्रत्याशी बनाया गया है। यानी कि बीजेपी ये बीजेपी चाहे वायनाड हो और चाहे अमेठी हो, चाहे रायबरेली हो, कांग्रेस का राहुल गांधी का पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और वायनाड के प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है के सुरेंद्रन। उनसे कहा गया है कि तैयारी करिए आप, राहुल गांधी को वायनाड में भी हराना है। इस तरीके से बातें उनको कही गई है, मैसेज दिया गया है सीधा। तो ये तमाम नाम है जो इस लिस्ट में है। और कर्नाटक से जगदीश शेट्टार अभी वापसी की है उन्होंने, जगदीश शेट्टार ने, उनको भी बेलगाम से उम्मीदवार बना दिया गया है। जी, पिछली बार वो नाराज हो गए थे विधानसभा चुनाव में, और वो आए थे कांग्रेस से, उनको टिकट शायद कुछ इशू हो गया था, और इस बार उनको मना लिया गया था कि भाई चुनाव मत लड़िए, हम आपके लिए लोकसभा की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जगदीश शेट्टार कुछ नाराज हो गए थे इस बार, लेकिन इनको प्रत्याशी बना दिया गया है। तो ये तमाम जो नाम है, ये लिस्ट जो है, इसमें इस लिस्ट में तमाम जो नाम है वो हैं। तो ये आंध्र प्रदेश के भी कुछ नाम इसमें आ गए हैं। तमाम जो लीडर है मैंने आपको बताए। तो ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति के तहत एक चीजें वो भाप रही है, क्योंकि बीजेपी ने पहले ही सर्वे प्रत्याशी जो है वहां के कैंडिडेट हैं, जो सांसद हैं, पुराने सांसद हैं, जो पिछले बार के, उनको पता ही नहीं है कि उनका सर्वे कब करा लिया गया। और उसके बाद उनको बता दिया गया भाई हम टिकट देंगे नहीं देंगे। तो कुछ मान गए, ज्यादातर मान गए, कुछ क्या ज्यादातर मान गए, जो नहीं माने वो इधर उधर हुए। बाकी शांति से बीजेपी में टिकट बांटे जा रहे हैं। रोहित भाई, देख रहे हैं कि जो लिस्ट जारी हुई है, लेकिन इसमें एक बार मैं फिर से लौटना चाहूंगा आशीष, कंगना रनौत की तरफ। कंगना रनौत का नाम, ये नाम पिछले काफी वक्त से हम देख रहे हैं कि बीजेपी के इर्द गिर्द घूम रहा था कंगना रनौत का नाम, और पहले चर्चा थी कि शायद वो विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन तब भी उनकी उम्मीदवारी घोषित नहीं हुई। अब लोकसभा में उनको उम्मीदवार बना दिया गया, उनकी उम्मीदवारी घोषित कर दी गई है। रोकाने वाला नहीं है। लोग कह रहे थे कि आप उनका जो बयानबाजी है, उनके जो ट्विटर जो है, अब जो एक्स हो गया है, सोशल मीडिया साइट जो है, उनका ट्विटर कभी ब्लॉक हो गया था, और वो लगातार सियासी बयानबाजी करती रहती हैं। और संजय राउत से उनका जो झगड़ा हुआ, जो उद्धव ठाकरे से जो उनका झगड़ा हुआ, जिस तरीके से पॉलिटिकली मतलब तमाम कटाक्ष तंज, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जाता जिस पर कंगना रनौत जो है बीजेपी की तरफ झुकाव और बीजेपी की तरफ उनका जो है लगाव साफ न झलकता हो। और हो सकता है कि यही वजह रही, क्योंकि जिस तरीके से हिमाचल में जो है कांग्रेस की सरकार आई, और सीएम सुक्खू सीएम बने, हालांकि अभी उनके वहां पे बहुत उठापटक चल रही है हिमाचल में, लेकिन यही सब चीजें भाप कर कंगना रनौत को टिकट दी गई है। और हो सकता है कि जो है फाइट उनके सामने है, क्योंकि वो स्टार हैं, लेकिन उनको भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, तभी वो संसद जा पाएंगी। और अभी नई संसद का उद्घाटन हुआ था, उसमें भी उनको स्पेशल इनवाइट किया गया था, तभी से लग रहा था कि उनके कनेक्शन बीजेपी में ठीक ठाक हैं और उनको टिकट मिलेगी इस बार। तो ब्रेकिंग न्यूज यह है कि बीजेपी ने अपनी 5वीं लिस्ट जारी कर दी है, और इस लिस्ट में 111 उम्मीदवारों के नाम हैं, और कंगना रनौत को मंडी से उम्मीदवार बनाया गया। जैसा कि हमारी चर्चा भी हुई थी, उस चर्चा में कंगना की उम्मीदवारी से इनकार नहीं किया गया था,
और अब ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कंगना रनौत को उम्मीदवार बना दिया गया है। मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है। पुरी से संबित पात्रा प्रत्याशी बनाए गए हैं। गाजियाबाद से अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है। जितिन प्रसाद पीलीभीत से उम्मीदवार बनाए गए हैं। बक्सर से अश्विनी चौबे का टिकट काट दिया गया है। इस बात की चर्चाएं चल रही थी कि अश्विनी चौबे का टिकट इस बार कट सकता है। नवीन जिंदल, जो कि अब से कुछ देर पहले, करीब 1 घंटा पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन्हें कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो कुछ बड़े नाम हैं इस लिस्ट में जिनको उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन 1-2 बड़े नाम ऐसे भी हैं जो गायब हो गए हैं। वरुण गांधी, जैसा कि प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि वरुण गांधी को इस बार उनकी उम्मीदवारी नहीं होगी, टिकट काटा जाएगा। आशीष, एग्जैक्टली हुआ भी वैसे, बल्कि 2 दिन पहले आपने दिखाया भी था कि उनके जो सचिव हैं वो एक अलग से जो नामांकन पत्र का सेट है वो लेके आ रहे हैं। तब इस बात की चर्चा थी कि भाई उनको इस बात का आभास है, इसलिए हो सकता है शायद वो निर्दलीय पर्चा भर रहे हो। मैं एक चीज और बताऊं, समाजवादी पार्टी को भी इनकार नहीं है वरुण गांधी से। हो सकता है वो अकेले निर्दलीय चुनाव पीलीभीत से लड़े, और ये भी हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के सिंबल से भी लड़ सकते हैं वो। तो ये जो बुगाहट है ये बहुत पहले से थी, क्योंकि वरुण गांधी चाहे वो पीलीभीत में कहीं भी जाएं, वो वहां जाके राशन की दुकान पे खड़े हो जाते थे और कहते थे भाई तुमको पूरा राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और नहीं मिल रहा है तो मोदी सरकार को कोसने लगते थे। यहाँ तक कि योगी सरकार को भी कोसने, योगी आदित्यनाथ को भी, यूपी सरकार को भी कोसने लगते थे। और तमाम वो व्यवस्था जो योगी सरकार में है और मोदी सरकार में है, उनको कोसते हुए जनता को समझाने लगते थे कि भाई ये गलत हो रहा है, चाहे कोई सरकार है मैं तो बोलूंगा। वही बोलने का खामियाजा उनको मिला है। लेकिन बीजेपी ने उनकी मां जो है मेनका गांधी को मना लिया है, या कहें समझा लिया गया है, या बीजेपी की मजबूरी भी के हैं कि सुल्तानपुर में कोई ढंग का प्रत्याशी उनको मिला नहीं, इसलिए मेनका गांधी को वहां से चुनाव में उतारा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट की बात यह है कि वीके सिंह ने टिकट चुनाव लड़ने से मना ही कर दिया। लोग कह रहे हैं उनका टिकट कट गया है, लेकिन वीके सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। और कानपुर के जो प्रत्याशी सांसद थे सत्यदेव पचौरी, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना कर दिया। यानी कि बीजेपी ने जिन लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, उनके लिए भी कोई ना कोई अच्छी चीज रख रखी होगी, तभी इतनी आसानी से माने। और मानने के बाद हो सकता है इनके लिए राज्यसभा हो, या हो सकता है इनके लिए विधानसभा या एमएलसी या स्टेट में कोई जिम्मेदारी बड़ी देने की बात हो रही हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिससे लोग बड़े आसानी से मान जाते हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऊपर से नीचे तक बहुत अनुशासित पार्टी दिखाई देती है। एक बार जो फरमान जारी होता है, उस फरमान को सीधा पार्टी लाइन समझकर नीचे तक फॉलो होता है। इंडी गठबंधन में ऐसा नहीं है। इंडी गठबंधन में एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा आदमी कुछ कहता है। अब आरजेडी के प्रत्याशी अभी देखिए बिहार में क्या हुआ, आरजेडी और कांग्रेस में ही नहीं बन रही है। एक सीट को लेके कांग्रेस 9 मांग रही है, आरजेडी कह रही है 8 ले लो। 8 ले लो। दूसरा पप्पू सिंह की सीट ही डिसाइड नहीं हो पा रही जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं मधुपुरा से लड़ लो, हम पूर्णिया नहीं देंगे। वो कह रहे हैं पूर्णिया हमको चाहिए। तो ये तमाम जो उठापटक है, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब बिल्कुल बिखराव है। और चाहे वो यूपी की बात कर लें, अखिलेश यादव में की पार्टी में कितना बिखराव है, पीडीए के जो इंडिया गठबंधन जो यूपी के लिए बना हुआ है उसमें कितना बिखराव है। पल्लवी पटेल अलग हो गई, केशवदेव मौर्य अलग हो गए, इसके अलावा जयंत चौधरी अलग हो गए, इसके अलावा राजभर पहले ही जा चुके हैं। अब तो उनका ही नहीं बना, स्वामी प्रसाद मौर्य तो अलग हो गए। तो विपक्ष पूरा बिखरा हुआ है और बीजेपी एक रणनीति के तहत चल रही है। जी बिल्कुल। और बाराबंकी से भी चेंज इस बार हुआ है। संघमित्रा मौर्य जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, और कई मौकों पर वो अपने पिता के साथ ही खड़ी भी नजर आती थी। अब उनका भी टिकट इस बार काट के राजरानी रावत को टिकट दिया गया है। राजरानी रावत को टिकट मिला, बड़ी बात ये नहीं है, बड़ी बात यह कि संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया गया। देखिए, संघमित्रा मौर्य का टिकट कटना बिल्कुल तय था, क्योंकि जिस तरीके से उनके पिताजी बगावती सुर अपना लिए थे और अखिलेश के खेमे में जा बैठे थे और लगातार दिन रात पानी पी पी कर कोस रहे थे, तो ये तो तय था कि संघमित्रा मौर्य का टिकट कटना है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को, बीजेपी को संघमित्रा को पहले निकाल देना चाहिए था, या उनको छोड़ देना चाहिए। लेकिन चलो, सांसदीय वो एक प्रोसीजर होता है लोकसभा का, वो चीजें अलग हैं। लेकिन ये जो जिन लोगों का टिकट कटा है, उनसे पार्टी जो बीजेपी है, वो आला कमान खासा नाराज था ज्यादातर लोगों से जिनका टिकट कटा है। जिन्होंने वापस किया है, जिन्होंने मना किया है कि हम नहीं लड़ेंगे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं।
जिनका टिकट सीधे सीधे कटा है, ये संघमित्रा मोहरा की बात करें, वरुण गांधी की बात करें, तो ये लोग आग की एक और नाम है आशीष, बंगाल की हम बात कर रहे थे ना, फिर मैं महिमा के पास जाऊंगा। बंगाल की हम बात कर रहे थे तो बंगाल में एक नाम है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय, तामलुक से उन्हें टिकट दिया गया है। वो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, अभी रिसेंट, मेरे ख्याल से 10-12-15 दिन पुरानी बात है। और तब ये था कि उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको टिकट मिलेगा, इस बात की भी चर्चाएं थी। और अब उनके भी नाम पर मुहर है इस लिस्ट में, उनका भी नाम है बंगाल में, तामलुक सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो वीआरएस लेकर आए थे और तमाम सवाल हो रहे थे कि चीफ जस्टिस के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई क्या हम आदमी नहीं है क्या, हम क्या चुनाव नहीं लड़ सकते क्या, हम इस व्यवस्था में क्यों नहीं आ सकते। तो बीजेपी ने बंगाल में ममता को घेरने के लिए हर उस आदमी को साधने की कोशिश की है, अपने साथ लाने की कोशिश की है, जिससे उनको वहां पर फायदा हो। तमाम लोग साथ जुड़े भी हैं, और सबसे अहम बात यह है कि जो संदेश खाली का जो विवाद हुआ पिछले दिनों, उससे बीजेपी ये समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए संदेश खाली जैसे ममता के लिए नंदीग्राम था, वैसे ही बीजेपी के लिए संदेश खाली है। और इस संदेश खाली के जरिए ये तय है कि बीजेपी को वहां पर फायदा होता दिखाई दे रहा है, और वो प्रत्याशियों की तलाश में है। क्योंकि आप देखिए कि जो ममता के कई सारे साथी थे वो बीजेपी में आ गए, और बीजेपी से चाहे शुभेंदु अधिकारी ले लीजिए, चाहे तापस रॉय ले लीजिए, तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी में आए। अब बाबुल सुप्रियो आए थे, वापस चले गए, वो बात अलग है, लेकिन बीजेपी ने तमाम लोगों को साधने की कोशिश की। यहाँ तक कि बीजेपी सौरभ गांगुली को भी साधने की बहुत कोशिश कर चुकी है, पिछली बार भी हमने देखा, और उनको टिकट का ऑफर दिया था। लेकिन पिछली बार जब सौरभ गांगुली को टिकट की बात हुई थी तो सौरभ गांगुली ने आपने क्या कहते हैं, आप कहना नहीं चाहिए मुझे, हार्ट का उनका कुछ दिक्कत हुई या कहें बहाना बनाया उन्होंने, और वहां से निकल लिए बीजेपी से कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम दोनों तरफ का बुरा नहीं बनना चाहते, न ममता दीदी से न बीजेपी से। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें हैं, और बंगाल में बीजेपी फूक फूक कर कदम रख रही है और जीतने वाले प्रत्याशी पर दांव लगा रही है। ठीक है, महिमा भी है साथ में। महिमा, यूपी की लिस्ट से ही मैं बात कर रहा हूँ। यूपी में 2 नाम पर तो हमने चर्चा की, हमने जनरल वीके सिंह वाली सीट पर भी चर्चा की कि अतुल गर्ग को वहाँ से उम्मीदवार बनाया। जैसा कि आपने बताया कि जनरल सिंह ने कहा था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। मेरठ से अरुण गोविल का टिकट, क्या मेरठ से कुमार विश्वास के नाम पर भी चर्चा हुई थी? इस तरह की भी मैंने चर्चा सुनी थी कि शायद कुमार विश्वास और अरुण गोविल, इन 2 नामों में से किसी एक को चुनेगी बीजेपी, लेकिन फाइनली अरुण गोविल के नाम पर मुहर लगी। रोहित, देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सूत्रों से माने तो अरुण गोविल का नाम ही शुरुआत से चल रहा था, जो कि बाहर नहीं आ पा रहा था। लेकिन कल की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, तीसरा राउंड हुआ, उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से निकल चुके थे, तो अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को रोका गया था, जिनके साथ अमित शाह ने और जेपी नड्डा ने अलग से बैठकर बातचीत की थी। ठीक है महिमा, महिमा का ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है उनके पास, मैं चलूँगा कुछ देर में, उनका ऑडियो करेक्ट होगा तो। मैं अनन्या के पास चल रहा हूँ। अनन्या जो हैं साथ में हैं इस वक्त न्यूज़ रूम से, और अनन्या जो है कंगना रनौत की बड़ी फ़ैन है। अनन्या, आपको खुशी हो रही है कंगना को टिकट मिलने के बाद? पर इनवाइटेड थे, जो इनवाइटीज थे उसमें कंगना रनौत नजर आई थी, अरुण गोविल नजर आए थे। अरुण गोविल को भी मेरठ से टिकट दिया गया और कंगना रनौत को भी टिकट दिया गया। और कई बार वो जिस तरह से अपनी बात रखती आई हैं तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे जिस तरह से उद्धव ठाकरे से उनका विवाद जो है वो मुंबई में चला हो, और बीजेपी को लेकर जिस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समय समय पर तारीफ करती हुई नजर आ रही थी, और इस तरह के पूरे, या ये कह सकते हैं कि उनकी तरफ से साफ ये कहा गया या एक तरह से एक इशारा दिया गया कि वो पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं, बस ऊपर से इशारा चाहिए, आलाकमान से इशारा चाहिए, और वो इशारा मिला और टिकट उन्हें फाइनली मिल गया। और अब देखना ये होगा कि वहां पर किस तरह की स्थितियां जो है वो बनती हैं, या ये कह सकते हैं कि क्या किस तरह का फीडबैक जो है वो कंगना के लिए रहता है। देखिए, हाँ, मैं आपको बताऊं, अगर अनन्या मंडी सीट आसान मैं इसलिए नहीं कहूँगा, हालांकि जयराम ठाकुर जुड़े थे थोड़ी देर पहले तो वो कह रहे थे आसान होगा मंडी सीट पर हमारे लिए, चाहे कोई भी कैंडिडेट हो हम जीत जाएंगे वहाँ पर। लेकिन उपचुनाव बीजेपी मंडी सीट पर हारी है, और प्रतिभा सिंह जो कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी हैं, वो इस वक्त सिटिंग एमपी हैं वहाँ से।
तो एक वही सीट है जो कांग्रेस के पास है। तो मुकाबला मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आसान भी होगा। हालांकि हमने पिछले कुछ वक्त से देखा है कि कंगना जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स भी देती हैं, लेकिन जब वो फाइनली कहते हैं ना, जब ग्राउंड पर उतरेंगी तब पता चलता है असल मुकाबला कहाँ, कैसे और क्यों लड़ा जाता है। तो ये इतना ईजी नहीं होगा उनके लिए। ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है, ये आप सच कह रहे हैं। लेकिन हालांकि चर्चाएं कुछ इस तरह की भी चल रही थी कि कंगना रनौत को हो सकता है कि अगर प्रियंका गांधी को लेकर कांग्रेस कहीं से चुनावी मैदान में उतारने की बात करती है तो उनके अगेंस्ट हो सकता है कि कंगना रनौत को उतारा जाए। हालांकि इस पर तो पूरी तरह से विराम ही लग गया है क्योंकि अब मंडी से उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन मंडी भी उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण जो है वो रहने वाला है। लेकिन हालांकि बात फिर यही हो रही है कि 400 सीट का अगर बीजेपी टारगेट मानकर चल रही है तो हर एक सीट का गणित जो है वो समझा गया है। वहां पर जमीनी स्तर पर क्या चीजें चल रही है, किस तरह से जातिगत समीकरण वहां पर इफेक्टिव है, इन तमाम चीजों लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन एक और नाम है सीता सोरेन को लेकर, जिन्हें दुमका से टिकट दिया गया है। सीता सोरेन अभी कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा जब वो बीजेपी में शामिल हुई, हेमंत सोरेन ने जब वहां पर इस्तीफा दिया, उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया, तो वहां पर जो सीता सोरेन यानी कि कल्पना सोरेन और सीता सोरेन के बीच जो झगड़ा था सीएम की सीट को लेकर, पहले इस तरह की खबरें थी कि कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाए। हालांकि बाद में सारी स्थितियां जो है वो बदल गई और तभी से इस बात के कयास थे कि जो सीता सोरेन है वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। बीजेपी में शामिल हुई और उन्हें दुमका से टिकट दिया गया, तो वहां पर भी बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो चुनावी समीकरण देखा जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच 111 सीटों में सबसे अहम नाम कंगना रनौत को अगर हम देखें, अरुण गोविल को लेकर देखें, और साथ ही देखिए कानपुर को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर हम जो चर्चा कर रहे हैं, कानपुर की 13 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। अभी कुछ और भी सीटें जो है वो बाकी है क्योंकि मुझे लगता है 24 और 25 सीट्स और बची है, जिनमें से 13 अब हो गई हैं और आप मान के चलिए कि 10 और 12 सीटें और, इसमें कैसरगंज बहुत अहम मानी जा रही है। हालांकि उस पर अभी कुछ ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन आप वरुण गांधी का टिकट जो है वो काट दिया गया। पीलीभीत को लेकर अगर हम बात करें तो जितिन प्रसाद को वहां से टिकट दिया गया है और पहले से ही चर्चा थी कि वरुण गांधी को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर भी ये कहा जा रहा था, इंतजार जो है समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर कर रही थी और ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट दे, इस तरह की खबरें थी। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम मेनका गांधी को लेकर बात करें तो मेनका गांधी को तो टिकट मिल गई है, लेकिन बेटे को तो कहीं ना कहीं एक अंदर खाने इस बात को लेकर चर्चा हुई होगी कि टिकट सिर्फ एक को मिलेगा और वो जो है वो जमीनी स्तर पर भी देखने को मिल रहा है कि वहां पर अगर बेटे का टिकट कटा तो यहाँ पर मां को टिकट दिया गया, यानी कि नाराज जो है वो बीजेपी किसी को भी नहीं करना चाह रही है क्योंकि जब आप 80 का टारगेट कहते हैं उत्तर प्रदेश के लिए तो अपने आप में ये टारगेट बहुत बड़ा हो जाता है। तो उस बड़े टारगेट को पाने के लिए एक एक सीट को समझने की जरूरत है। ग्राउंड जीरो पे तमाम सर्वे भी हुए होंगे और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं जो टिकट दिए जा रहे हैं वो साफ दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा चुनौतियां इन सीट्स को लेकर नहीं नजर आ रही। देखिए पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो बशीरहाट जो कि संदेशखाली से हम देखते हैं कि संदेशखाली से जुड़ा हुआ है और बशीरहाट से जो टिकट है वो देखिए श्रीमती रेखा पात्रा को जो दिया जाता है क्योंकि बशीरहाट ही लोकसभा सीट है, संदेशखाली जिसके अंडर में आता है। संदेशखाली बीजेपी के लिए कितना फेवर में जाएगा ये हम सब जानते हैं। वहां से महिला को चुनावी मैदान में उतारना बीजेपी जानती है कि वहां पर ऑलरेडी, क्योंकि कुछ लोग हमारे पास भी आए थे, हमने भी कई सारी महिलाएं जो संदेशखाली से आती हैं उनसे बातचीत की। वहां पर ममता सरकार को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी है। एक महिला जब खुद आकर ये कहती है, महिला मुख्यमंत्री, कि ये सारी महिलाएं झूठ बोल रही हैं, 11-12 साल से उनके साथ किस तरह से यौन उत्पीड़न हो रहा है और जो चीजें उनके साथ हो रही हैं वो जब आकर इस बात की गवाही देती हैं और फिर जब वो ममता बनर्जी को सुनती हैं तो नाराजगी साफ तौर पर नजर आती है वहां पर टीएमसी को लेकर। तो संदेशखाली जो है वो बड़ा मुद्दा है टीएमसी के लिए और बीजेपी किसी भी कंडीशन में इसे छोड़ना नहीं चाहती। और कोई भी कैंडिडेट हो, मुझे जिस हिसाब से जो आकलन वहां का है, कोई भी कैंडिडेट हो बीजेपी की तरफ से उसे उसका फायदा जरूर होगा और वो फेवर जरूर बीजेपी का, अगर हम बशीरहाट को लेकर बात करें, संदेशखाली को लेकर बात करें तो जरूर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, आदित्य भी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, इस लिस्ट को अगर हम देखें तो जैसे पहले की 4 लिस्टें रही हैं, लगभग वही बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। बहुत बैलेंस तरीके से बीजेपी ने बहुत सोच समझ के इस लिस्ट को देखकर लगता है कि बहुत वर्कआउट किया है। फिर चाहे वो जातीय समीकरण की बात हो, क्षेत्रीय समीकरण की बात हो, हर तरह का संतुलन है इस लिस्ट में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि एकदम संतुलन बनाया गया है।
कि जिस तरीके से पहला जो लिस्ट आया तो पहले लिस्ट में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बहुत सारे सांसदों के टिकट काटे जाएंगे, कईयों के कटे भी, लेकिन पहले जैसा था कि बहुत सारे लोगों के टिकट काटे जाएंगे, उस तरीके से टिकट नहीं काटा गया। अभी जो लिस्ट आया है उसमें कुछ नाम जो हैं चौंकाने वाले जरूर हैं, क्योंकि जैसे कुछ लोग आज ही ज्वाइन किए, उनको मौका दिया गया। जैसे गाजियाबाद के वीके सिंह जी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनको टिकट दिया जाएगा, तो उनका टिकट काटा गया। वरुण गांधी के बारे में स्वाभाविक था, लोग उनके बारे में कह रहे थे कि उनके बयानों की वजह से, जो बीजेपी के विरोध में जो उनके बयान आते रहते हैं, उस वजह से जो है उनका टिकट जरूर काटा गया है। मेनका गांधी का, अब ये देखिए कि एक ही परिवार, एक ही विचार के लोग, लेकिन मेनका गांधी पर बीजेपी ने विश्वास जताया है, वहीं वरुण गांधी को साइडलाइन किया है। रविशंकर प्रसाद को कुछ दिनों पहले लगा था कि उसको साइडलाइन कर दिया जाएगा, लेकिन फिर से उनको टिकट दिया गया है। तो पूरा का पूरा जो इस बार का जो टिकट दिया गया बहुत संतुलन के साथ दिया गया। कंगना रनौत पिछले 2 साल से लगातार कंगना रनौत जो है हिंदुत्व की बात कर रही है। जब अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, तो राम मंदिर के उद्घाटन के समय में बहुत मुखर होकर के वो बात कर रही थी। ये बहुत ही जब बॉलीवुड में जो भी चीज़ नेपोटिज्म को लेकर के बात चल रही थी, नेपोटिज्म के खिलाफ में बहुत ही वो आवाज उठा रही थी। तो उनका नाम जो है वापस लौटता हूं। आदित्य, मैं आता हूं आपके पास। मेरे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी इस वक्त जुड़ गए हैं, हमारे यूपी उत्तराखंड चैनल के हेड हैं अरविंद चतुर्वेदी। अरविंद जी, 13 नाम हैं उत्तर प्रदेश की लिस्ट में, और इन 13 में से ज्यादातर नाम चौंकाते ही हैं, चाहे वो राघव लखनपाल का नाम हो, क्योंकि मुश्किल लग रहा था कि राघव लखनपाल को टिकट मिल पाएगा। सर्वेश सिंह, इनको भी मुश्किल लग रहा था कि टिकट मिलेगा, लेकिन ये कहा जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष के करीबी हैं। फिर इसके अलावा अरुण गोविल का नाम चर्चाओं में चल रहा था, उस पर मुहर लगी है। अतुल गर्ग का नाम भी आपने पहले हमको बताया था कि उनका नाम भी चर्चाओं में चल रहा है और शायद ये रेस जीत जाएंगे। ऐसा हुआ, अतुल गर्ग को गाजियाबाद से टिकट मिल गया। फिर इसमें चाहे मैं बदायूं की बात करूं, बाराबंकी की इसमें अगर मैं बात करूं, बरेली की इसमें बात करूं, बहुत सारे नाम हैं जो इस लिस्ट में चौंकाते हैं, यूपी में खासतौर पर इन 13 नामों में। देखिए, मैं आपको बारी बारी से सभी सीटों का जो है समीकरण भी बताता हूं और उनके सीट क्यों काटे गए हैं ये भी आपको मैं बताता हूं। पहली जो सीट है वो गाजियाबाद की सीट है। गाजियाबाद की सीट इंडिया न्यूज पहले से ही कह रहा था कि वीके सिंह को टिकट नहीं मिलेगा। उसके पीछे मैं कारण बता देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण था। जिसमें नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें टिकटों का बंटवारा हुआ था, और जो जानकारी हमारे पास है वो जानकारी ये है कि नगर निगम के चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे में वीके सिंह की बेटी ने बहुत हस्तक्षेप किया था, और गाजियाबाद में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से चुनाव हारी थी। और ये रिपोर्ट बाकायदा जो भारतीय जनता पार्टी के उच्च और शीर्षस्थ नेता थे उनको भेज दी गई थी, और उस दिन से ही मैं मान के चला था कि वीके सिंह का टिकट गाजियाबाद से नहीं होगा, और यही हुआ। और आप देख लीजिए कि वीके सिंह का टिकट नहीं हुआ गाजियाबाद से। अतुल गर्ग का टिकट क्यों हुआ है उसके पीछे की भी कहानी मैं आपको बता देता हूं। अतुल गर्ग एक तो व्यापारियों के नेता हैं, और जो सबसे अच्छी बात है अतुल गर्ग की, वो योगी आदित्यनाथ के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं, और राजनाथ सिंह के साथ भी उनके बहुत अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं। उसके अलावा जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है जो अतुल गर्ग के पक्ष में है वो ये है कि अतुल गर्ग बहुत आसानी से सर्वसुलभ होते हैं। किसी से भी अगर आप देखिए उनकी बातचीत करना हो तो बहुत आसानी से वो आपको अपने घर पे स्कूटर पे घूमते हुए मिल जाएंगे। तो अतुल गर्ग के पक्ष में ये एक बहुत बड़ा कारण था कि उनको जो है टिकट यहाँ से दिया गया। व्यापारी होने का फायदा भी अतुल गर्ग को मिला। उसके बाद हम चलते हैं बगल की सीट मेरठ से। राजेंद्र अग्रवाल 6 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। राजेंद्र अग्रवाल का टिकट कटने की बात पहले से ही स्पष्ट कर चुकी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश से जो है सबसे नंबर 1 पे जो नाम भेजा गया था वो राजेंद्र अग्रवाल का भी भेजा गया था, कुमार विश्वास का भी नाम था, लेकिन अरुण गोविल भी टिकट मांग रहे थे। और वहां पे चूंकि 6 बार से सांसद थे, एंटी का इनकम्बेंसी था, क्योंकि जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी वो राजेंद्र अग्रवाल के पक्ष में नहीं थी, और उसका परिणाम ये निकला कि राजेंद्र अग्रवाल का टिकट वो एज वाला फैक्टर जो है रखा है बीजेपी ने, शायद वो भी उसमें फिट नहीं बैठ रहे थे। निश्चित रूप से एज वाला फैक्टर एक बड़ा कारण है, लेकिन जो इनसाइड की है वो स्टोरी यही है कि उनके पक्ष में एंटी इनकम्बेंसी था, और इस वजह से उनका टिकट काट दिया गया। बड़ा टिकट जो कटा है वो संतोष गंगवार का टिकट कटा है। संतोष गंगवार जो है बरेली से कई बार के सांसद हैं, और जिनको टिकट दिया गया है वो वहां से विधायक रहे हैं। संतोष गंगवार के ही चेले बताए जाते हैं, और कहा जा रहा है कि ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके पीछे का कारण सिर्फ उम्र बताई जा रही है, उम्र की वजह से जो है वो संतोष गंगवार। अच्छा, बरेली में फाइट भी बड़ी अच्छी होगी। संतोष गंगवार तो इस बार नहीं है, लेकिन प्रवीण सिंह ऐरन जो कि पहले सांसद रहे हैं कांग्रेस से बरेली में, इस बार समाजवादी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, और यहाँ संतोष गंगवार हट गए हैं, अब दूसरे गंगवार आ गए हैं, तो ये मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प हो जाएगा।
के बड़े नेता हैं संतोष गंगवार, ऐसे में जिनको टिकट दिया गया है वो क्या करिश्मा दिखाते हैं देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बदायूं की चर्चा कर लेते हैं। बदायूं बहुत अहम सीट है। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी से वहां चुनाव लड़ रहे हैं। बीच में ये चर्चा हो रही थी कि उनके बेटे को वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन अभी तक वो चर्चा ही है। लेकिन वहां से जो है दुर्विजय सिंह साख को टिकट दिया गया है। दुर्विजय सिंह साख के क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी ने बदायूं में एक कार्यकर्ता पे दांव लगाया है जो इस समय क्षेत्रीय की जिम्मेदारी आ रहे हैं। मैं एक और चीज इसमें जोड़ना चाहता हूँ। पीलीभीत से वरुण गांधी का जो टिकट काटा गया है उसके पहले बीच में कहा जा रहा था कि वरुण गांधी को ऊपर के लोगों ने माफ कर दिया, लेकिन हाल में एक वीडियो, माफ कीजिएगा, एक ऑडियो वायरल हो रहा था और वो ऑडियो जो है वो शीर्ष नेतृत्व के पास पहुंच गया और वरुण गांधी का टिकट उस ऑडियो ने काट दिया। अब जो जानकारी मिल रही है कि वरुण गांधी को लेके ऊपर शीर्ष नेतृत्व ये समझ चुका था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा नहीं है और निष्ठा न होना एक, मैं समझता हूं कि किसी भी दल के लिए एक बहुत बड़ी बात होती है और इन लोगों को बड़ा स्पष्ट लिया गया कि इनका टिकट हम इस बार नहीं देंगे उनको। ठीक है, आप सब लोग बने रहिए। एक ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर खबरों को हम लगातार जारी रखेंगे। बीजेपी ने लिस्ट अपनी जारी की है। ये 5वीं लिस्ट है बीजेपी की, जिसमें 113 उम्मीदवारों के नाम